गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में और उम्मीद करता हूं मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही होगी। तो संडे की फिर से स्पेशल क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। अलजेब्रा की क्लास नंबर 02, अलजेब्रा क्लास नंबर 02 और संडे स्पेशल। अब संडे भी छुट्टी नहीं। सब बच्चे सोच रहे होंगे अरे सर अब संडे भी पढ़ाएंगे क्या? जी हाँ, अब संडे भी पढ़ाने का पूरा प्रयास होगा। पेपर का समय जब नज़दीक आ जाता है तो फिर संडे और मंडे नहीं देखा जाता है, और आपके जीवन में, विद्यार्थी जीवन में तो संडे मंडे देखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। बीज गणित यानी अलजेब्रा की क्लास नंबर 02 आपकी शुरू होने वाली है। सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाइए। क्लास का समय आप सभी को पता है क्या है भाई? क्लास का समय है डेली 3:30 से। डेली 3:30 से जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं उन सभी को बोलूंगा कि 3:30 पर डेली आप लोग आ जाया करिए। चैप्टर वाइज सीरीज में मैं आपको, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि मैंने चैप्टर वाइज सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेटेस्ट वाले में नंबर सिस्टम खत्म कर लिया है, सिंप्लीफिकेशन खत्म कर दिया है। इन दोनों की पीडीएफ, प्रिंटेबल पीडीएफ जिसे आप बाहर से प्रिंट करा सकते हैं प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ, ये पीडीएफ भी टेलीग्राम और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दी है। बच्चे उसमें काफ़ी जुड़ गए हैं, आप लोगों के इसका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ फिर मैंने अब ज्योमेट्री भी खत्म कर दी है, ज्योमेट्री के साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी खत्म कर दिया, और अब ये अपना 5वां चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है अलजेब्रा, सीक्वेंस में लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़कर देख लेते हैं। भाई ये कल मैंने अपने रोजी रोटी की बात नहीं की थी, आज मैं आपसे अपने रोजी रोटी की बात शेयर कर रहा हूँ कि ये कंप्लीट मैथ्स का बैच है, CBT 1 और CBT 2 का। एकदम इसको आप ये मान के चल सकते हो कि दिस इज द बैच, दिस इज द मैथ्स बैच ऑफ एन एरा। इस शताब्दियों में आपको एक ऐसा बैच देखने को मिलेगा जिसमें आपको कंप्लीट चीजें मिलेंगी, बहुत डिटेल के साथ। अर्थमेटिक पूरी, एडवांस मैथमेटिक्स पूरी, कैलकुलेशन का पार्ट अलग से सिखाया हुआ, प्लस DI भी आपको अलग से मिलेगी, DI भी, और बेहतरीन अप्रोच, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ दोनों भाषाओं में, यानी कि लैंग्वेज जो होगी दोनों भाषाओं में। पीडीएफ की मैं बात कर लूँ ना, तो इसमें मैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ वो पीडीएफ तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको क्वेश्चन की पीडीएफ अलग से मिल जाएगी। ठीक है, अप्रोच बेस्ट है ही मेरी, ये आपको पता है। लेने के लिए क्या करना है? सबसे पहले माई पाठशाला की एप्लीकेशन सभी बच्चों को डाउनलोड कर लेनी है। देखिए थोड़ा सा समय इसमें लगता है, मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे हो सकता है इरिटेट हो रहे हो, बट थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि मेरा परिवार और यहाँ पर जितने भी संस्थान में लोग उपस्थित हैं वो काम इसी से कर पाते हैं। ठीक है, माई पाठशाला की एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करने के बाद रेलवे के सेक्शन में आके कूपन कोड इस्तेमाल करना है, और वो कूपन कोड क्या होगा भाई? वो कूपन कोड होगा AD10। आपको याद रखना है कि AD10 कूपन कोड से आप अगर माई पाठशाला एप्लीकेशन से कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ। ठीक है, और तब ये आपको 999 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 299 में मिल जाएगा। कितने में? सिर्फ और सिर्फ 299 में। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत में आज का आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलो भैया पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आपके सामने। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो भाई, और गुड इवनिंग क्या, आपको ये क्लास एक साथ ही मिलेगी देखा जाए तो। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो क्लास आपको ये एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, कहता है यदि समीकरण इतने इतने का एक मूल 2 है और इसका मूल समान है, इस वाले दूसरे द्विघात समीकरण के मूल समान है, तो k का मान क्या होगा? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इस बार जैसे भी जो एग्जाम हुए थे, सबसे लेटेस्ट वाले ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था। ग्रुप डी के एग्जाम में द्विघात समीकरण का एक अपना ही वेटेज था, मतलब हर पारी नहीं, 2-3 क्वेश्चन खूब आए थे द्विघात समीकरण से। अच्छा, द्विघात समीकरण की खास बात क्या है? रिवीजन के तौर पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि रिवीजन वाला सेक्शन भी तो अपनी क्लास में रहता है ना, रिवीजन का सेक्शन। तो मैं इसमें आपको बता दूं कि इसकी खास बात क्या होती है मेरे भाई, कि अगर कोई द्विघात समीकरण आपके पास दिया है, मान लीजिए ax² + bx + c बराबर में 0, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और अगर इसके 2 मूल हैं, 2 रूट हैं, एक अल्फा ले लेते हैं, एक बीटा ले लेते हैं, तो इन मूलों का अल्फा और बीटा होने का रीजन क्या है भाई? ये मूल इसलिए है क्योंकि अगर हम
इन मूलों को इस समीकरण में रखते हैं तो ये दोनों मूल इसको क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, मतलब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ बराबर करते हैं। तो समीकरण को संतुष्ट करने वाली जो वैल्यू होती है वही क्या कहलाती है, वही मूल कहलाती है, संतुष्ट करते हैं, ठीक है, सेटिस्फाई करते हैं। सेम काम यहां पर है कि आपको जो पहला द्विघात समीकरण दिया है, क्या दिया है कि 3x² प्लस px प्लस 2 बराबर 0 प्लस px प्लस 2 बराबर में 0, ये आपको पहला द्विघात समीकरण दिया है और इसका एक मूल दिया हुआ है 2। तो अगर 2 इसका मूल है, रूट है, तो इसका मतलब 2 इसको संतुष्ट करेगा। तो हम x की जगह यहां पर 2 रख लेते हैं तो क्या मिलेगा, 3 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस p गुणे 2 और प्लस 2 बराबर में 0। ये क्या हो जाएगा, 4, 4 गुणे 3 12, 12 और 2 14, ठीक है, तो 14 प्लस 2p बराबर में 0। तो अगर मैं यहां से p का मान निकालूंगा तो अपने पास p का मान क्या आ जाएगा, p का मान आ जाएगा -7 आ जाएगा, p का मान -7, बोलो हाँ या ना। इस वाले से हमको p का मान, इस द्विघात समीकरण से p का मान अपने पास आ गया -7। अब ये p का मान उठा के यहां रख लेते हैं और कहता है अगर इसके मूल समान है तो क्या होगा। तो कल भी मैंने आपको बताया था, मैं आज आपको फिर से एक बार रिवीजन के तौर पर बता देता हूं कि किसी द्विघात समीकरण के अगर मूल कैसे होते हैं, समान होते हैं। याद है कल भी मैंने इस क्लास में आपको रिवीजन के तौर पर बताया था, मूल समान होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो d होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। d 0 के बराबर होने का मतलब कि जो b² होता है वो 4ac के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 4ac के। तो इस समीकरण से अगर मैं देखूं कि b क्या है तो x का गुणांक होता है b, यानी p है, तो p² बराबर 4 इंटू a क्या है, a है x² का गुणांक यानी 7, और c क्या है भाई, c है k, बराबर में ये हो जाएगा। अब देखो p का मान क्या आया था, p का मान आया था -7, तो p का मान जब -7 है तो रख दोगे यहाँ पर 49 हो जाएगा प्लस का, बराबर 4 इंटू 7 इंटू k, यही तो होगा। तो k का मान क्या आ जाएगा, 49 बटे में 7 चौको 28, ये मान हो गया k का। अब अगर k का मान ये है तो हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 7 49 और 7 चौको 28, तो k का मान क्या आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर k का जो मान है वो 7/4 आ जाएगा, और 7/4 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। किस में लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में। और यही आपसे पूछ रहा था कि भाई k का मान क्या होने वाला है, तो आप क्या बोलोगे, k का मान क्या होगा, 7/4 होगा। है अच्छा क्वेश्चन, और ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है 2022 का, अच्छे क्वेश्चन में है। बोलो क्लियर है भाई, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सुंदर। अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। क्या है अगला सवाल, अरे वाह, इसको विस्तृत करना है। अब इसको अगर विस्तृत करना है तो मैं आपको बताता हूं कि रिवीजन के तौर पर देखो, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा इस वाली क्लासेस का कि आपको रिवीजन मिल रहेगा, और रिवीजन मिलने का मतलब आपकी 50% से ज्यादा समस्याएं समाधान हो जाएंगी जो कभी कभी होती हैं। अब देखो रिवीजन क्या है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मुझे ये बता दो कि a प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, तो आप क्या बोलोगे। कल भी आपको याद दिलाया था कि a² प्लस b² प्लस c² और फिर क्या बनेगा, c² के बाद c² और फिर बनेगा प्लस का 2ab, फिर क्या बनेगा माइनस का 2bc, फिर क्या बनेगा माइनस का 2ca। यही फॉर्मूला बनता है, बोलो हाँ यही फॉर्मूला बनता है, बोले हाँ सर यही फॉर्मूला होता है, याद होगा ना फॉर्मूला, यही फॉर्मूला बनता है, बोले हाँ सर यही फॉर्मूला है। अब जब यही फॉर्मूला है तो इसी को तो हमको सॉल्व करना है, तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे सॉल्व होके, देखो आपके पास ये क्या लिखा है, किस फॉर्मेट में लिखा है, 1/2x, 1/2x। जिसको जल्दबाजी हो वो जा सकता है, किसी को कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ने के लिए मैं मजबूर कर रहा हूँ, मन है तो पढ़ लीजिए, जल्दबाजी है तो जा सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत आराम से बताऊंगा, बड़े सहूलियत के साथ, कि आपको कोई भी एक ऐसा पॉइंट ना हो जो समझना है, ये आपको ऑफलाइन वाली क्लास की फीलिंग ना है। मैं आपको कोशिश ये करूंगा कि पूरी ऑफलाइन की फीलिंग है, ठीक। अब देखिए समझिएगा, ये पहला तरीका तो ये है इस सवाल को करने का कि आप पूरा एक्सपेंड करो इस फॉर्म में, फिर आंसर निकालो। दूसरा पहला तरीका मैं आपको बताता हूं कि पूरा एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां आ जाएगा 1/4x², फिर ये हो जाएगा प्लस में 9y²,
फिर ये हो जाएगा प्लस में 1/9z² प्लस फिर इन दोनों का गुणा हो जाएगा 2ab के साथ में, तो ये हो जाएगा आपके पास 6xy, बल्कि 6xy नहीं 3xy हो जाएगा, 3xy। फिर इन दोनों का गुणा होगा, 2 का गुणा और होगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 2yz आएगा, लेकिन माइनस का आ जाएगा, माइनस का 2yz। ठीक, फिर इसका और इसका गुणा होगा तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, xz/3 आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा 1/3xz आ जाएगा, ये हो जाएगा। यही एक्सपेंड करना था, यही आपको चेक करना था कि किस में आंसर आ रहा है। तो पहले 3 वैल्यू जो है ये तो सारी की सारी प्लस में है, तो आप ये चेक कर लो पहली 3 वैल्यू सारी प्लस में, किस में है, तो इन दोनों में तो नहीं है, मतलब ए और बी तो आंसर नहीं हो सकते। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि आपके पास जो तीसरी वैल्यू है वो प्लस में होनी चाहिए इन दोनों में, तो इसमें तीसरी वैल्यू प्लस में किस में, तो आप बोलोगे सर इसमें है, सी में है, डी आपका खत्म हो गया। और ये बात आपको इतना लिखे बगैर करनी चाहिए, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो ये हिस्सा जो आपने आंसर के रूप में देखा, किसको समझ के आंसर कैसे निकाला, चिन्ह को देखकर, प्लस माइनस को देखकर, वो बात आपको इसको लिखे बगैर करनी चाहिए, तो आपका समय बचेगा। तो मैं आपको ये भी बताते हुए चलूंगा कि सवाल करने में आप टाइम को सेव कैसे करोगे, कैसे आपको अपने टाइम को सेव करते हुए चलना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, टाइम को सेव करते हुए कैसे चलना है। ठीक है, चलिए सवाल संख्या अगले पर आते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छे से बताइएगा कि क्या होगा सवाल का उत्तर। ठीक है, देखना समझो भाई। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये लिखा है 5p - q का क्यूब। अब देखो यहाँ माइनस लगा है, प्लस नहीं लगा है, क्या लगा है माइनस। आपने फॉर्मूला जो पढ़ा है वो ये पढ़ा होगा कि a³ + b³ + c³ और -3abc बराबर आगे जाके चीजें बनती है, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना ये वाला। लेकिन भाई साहब यहाँ पर ये 3abc के बराबर कब हो जाता था, कल भी बताया था आपको, रिवीजन के तौर पर आज भी बताता हूँ, ये 3abc के बराबर तब होता था जब a + b + c 0 के बराबर हो जाए, तभी ये 3abc के बराबर होता था। तो काम प्रोसेस यहाँ पे भी यही देखना है कि ये अगर a + b + c के बराबर हो जाए तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन देखोगे कैसे, इस चीज को समझना है भाई। यहां पर अगर मैं a को क्या बोल रहा हूं, a बराबर मैंने बोल लिया है 5p - q, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 5p - q। b को मैंने क्या बोल दिया, b को मैंने बोल दिया भाई 3p - 2q, 3p - 2q। और c जो है, c को क्या लिखा गया है, c को लिखा गया है q + 2p, बहुत ध्यान से समझना, q + 2p ये लिखा है। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं और ये चेक करता हूं क्या a + b + c जो है वो 0 के बराबर आ रहा है, तो आप देखो क्या होगा, आप इसको देख पाओगे कि भाई ये 5p+ का है। और यहां पर अगर देखें तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये जो हिस्सा था ये माइनस का है, ध्यान से सुनिएगा, ये हिस्सा जो है इसके बाहर लगा है माइनस, और आखिरी वाले हिस्से के बाहर भी क्या लगा है, माइनस लगा है, क्या लगा है, माइनस। तो अब आप इसको देखो और समझने का प्रयास करो। ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 3p हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 2p हो जाएगा। -3p - 2p जो है माइनस का 5p कैंसिल होकर 0 बना देगा। अब यहां पर अगर आप माइनस अंदर डालते हो तो ये प्लस का 2q हो जाएगा, प्लस का ये -q तो ये भी कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0। यानी हमें ये पता चल गया यहां पर कि अगर हम a + b + c को जोड़ेंगे तो वो तो 0 के बराबर आ जाएगा। और सर जब ये 0 के बराबर आ जाएगा तो a³ + b³ + c³ अगर लिखा होता तो उसका मान किसके बराबर होता, 3abc के। लेकिन सर यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है a³, ध्यान से सुनना, a³ - b³ - c³, ये लिखा है। तो अब इसका मान किसके बराबर होगा, अगर माइनस लग गया तो इसका मान हो जाएगा -3abc के बराबर। किसके बराबर होगा, -3abc के बराबर होगा। कब, जब इसके लिए a + b + c जो है वो 0 हो जाता है। ये समझने की बात है। अब सवाल में कोई दम नहीं रह जाएगी, अब जब दम नहीं रह जाएगी तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो यानी कि ये हो जाएगा -3, a का मान मतलब 5p - q, बहुत ध्यान से सुनना, फिर 3p - 2q, फिर 3abc के बराबर कर रहा है माइनस के, और c की वैल्यू क्या लिखेंगे, q + 2p। और नीचे देखिए क्या है, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 13pq
-15p² और -2q²। अब एक समस्या यहाँ पर बच्चों को लगेगी, अरे सर ये नीचे एक हमारे पास द्विघात समीकरण दिखी है p और q में और ऊपर ऐसे लिखा है, अब इसको कैसे देखें। तो घबराने की जरूरत थोड़ी, मैं हूं ना, देखो ना। अब इस द्विघात समीकरण को नीचे देखो तो ये p² है 15 का, p² है q² है और pq है। तो p² और q² साथ में 15, 2 ये सब कैसे आ सकता है। तो हमें दिख रहा है 5 से 15 मिलेगा, p² मिल जाएगा। यानी इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए, माइनस के साथ आ जाएगी। तो एक सिंपल सी बात समझ में आ जाती है कि अगर ऐसा होता है तो ये हिस्सा जो है वो इस पूरे हिस्से को खत्म कर देगा। तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास बचेगा -3 और q गुणे q + 2p। अब जब माइनस का अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -3q और यहाँ पर हो जाएगा -6p। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये कहाँ लिखा है, -3q और -6p, ये लिखा हुआ है आपका सी सही जवाब हो जाएगा। और अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी की परीक्षा में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब इसमें ये कहा जा सकता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट ऐसे प्रश्नों में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो आप उत्तर तक सही ढंग से पहुंच जाओगे। और अगर ये बात किसी की थोड़ी सी भी मिस हो जाती ना, जिसको अगर हुई भी होगी, बच्चे गवाह होंगे, तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा फिर। और हो सकता है कि उतने टाइम लेने के बाद भी ये सही ना हो, ये भी पॉसिबल है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं अगले सवाल पर आपको लेके चलता हूँ। ये लिखा है, ठीक है। अब देखो लिखा है कि x का मान दिया है, y का मान दिया है, z का मान दिया है। अच्छा, और बोलता है कि x² + y² + z² -2xy -2xz और +2yz। ये देखो ध्यान से, +2yz। अब अगर ये दिया हुआ है भाई, तो हमारे पास फॉर्मूला बनाना है ना हमको। आपने ये तो पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो कि x + y + z का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ रखा है ना कि x² + y² + z² और प्लस में 2xy + 2yz + 2zx होता है। लेकिन कल जिन बच्चों ने क्लास ली होगी उन बच्चों को मैंने ये फॉर्मूला भी पढ़ाया था। क्या, जरा देखो ध्यान से। मैंने आपको ये फॉर्मूला भी लिख के बताया था कि अगर आपके पास x - y - z का होल स्क्वायर लिखा हो तो क्या लिखोगे, ये भी बताया था। ये क्या होता है, ये होता है x² + y² + z² माइनस का 2xy प्लस का 2yz और माइनस का 2zx। ये फॉर्मूला भी कल बताया था आपको। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला है क्या ये यही लिखा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर यही तो लिखा है। अब अगर यही फॉर्मूला लिखा है तो इसका मतलब ये किसका होल स्क्वायर है, ये है x - y - z का होल स्क्वायर। तो भाई अब हमें ये तो पता चल गया कि इस फॉर्मूले में हमें किसका यूज करना है, x - y - z के होल स्क्वायर का, इसका यूज करना है। और x y z की वैल्यू भी अपने पास दी है। x की वैल्यू क्या है, b + c, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माइनस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है c - a, लेकिन जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का c हो जाएगा और प्लस का a हो जाएगा। फिर लिखा है -z, z की वैल्यू क्या है a - b, लेकिन माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा प्लस का b हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ कटता है तो काट दीजिए, -c से +c खत्म हो जाएगा, -a से +a खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा b + b 2b का होल स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा 4b²। और ये आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलिए आया। तो ये हिस्से जो मैं आपको रिवीजन के तौर पर ये लिखा दे रहा हूं ना, ये आपको शायद ही ऐसा किसी क्लास में मिलेगा। हाँ, ये जरूरी है कि ऐसे में आपको समय थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा मेरे साथ, लेकिन वो एक बार ज्यादा दिया हुआ समय आपको अभी अंदाजा हो जाएगा कि कितनी सारी चीजें आपकी रिवीजन के तौर पर करा देगा। तो मजा आ रही होगी आपको क्लास में, कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। मैं अगले सवाल पर आ जाता हूं। देखो भाई क्या गजब का सवाल है। ऐसा नहीं कि ग्रुप डी के अगर क्वेश्चन आए हुए हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको लेकर दिखा देता हूं। इसमें भी मैं क्वेश्चन छांटता हूं कि मैं अपने बालकों को वो क्वेश्चन करा सकूं जिसमें उनको मल्टीपल चीजें सीखने को मिल जाए। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन, क्या गजब का क्वेश्चन है कि नहीं।
देखो कह रहा है कौन सा हल को दर्शाता है, तो चलिए देखिए क्या लिखा है अपने पास 1/x+3, फिर क्या लिखा है +1/x+5, फिर क्या लिखा है प्लस में 1/6। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे सर तो ऊपर अपने पास क्या आएगा x+5 प्लस में x+3 और नीचे क्या आ जाएगा इन दोनों का गुणनफल, यानी कि क्या हो जाएगा गुणनफल x², 5x + 3x यानी कि 8x और प्लस 5 और 3 15 हो जाएगा, यही गुणनफल होगा, बराबर में 1/6, ये हो जाएगा 1/6। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। x + x 2x, 5 और 3 8, यानी कि इधर अपने पास क्या आ जाएगा 2x + 8 आ जाएगा और नीचे वही वैल्यू रहेगी क्या कि x² प्लस में 8x प्लस में 15 और बराबर में क्या है सर 1/6 है। तो 6 का गुणा इधर करके 1 का गुणा इधर करके बराबर करते हैं, है ना, देखिए ध्यान से। तो 6 का गुणा इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा 8 × 48, बराबर में इधर क्या होगा x² प्लस में 8x और प्लस में 15। एक एक पॉइंट एक एक स्टेप इसीलिए लिख रहा हूं कि किसी भी बच्चे को कोई भी डिस्टरबेंस होने ही ना पाए, ठीक। चलो x² बना रहने दो, ये 12x उस तरफ लेकर जाओगे माइनस का 4x बचेगा और 48 को उस तरफ लेके जाओगे तो 48 में से जब 15 आप घटा लोगे तो आपके पास क्या बचेगा 33 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा। तो ये द्विघात समीकरण आपके पास बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप अगर अपनी पारखी नजर से देखें तो इस द्विघात समीकरण, ये 4 लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है 4। तो इस द्विघात समीकरण का फैक्टराइजेशन ऐसे तो नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएंगे। तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, इसमें लगाना पड़ेगा श्रीधराचार्य मेथड। और श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन में 2a होता है, यही होता है। अब देखो b का मान क्या मिलेगा, b का मान मिलेगा -4 मिलेगा, माइनस पहले से लगा है तो +4 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस लिख लिया। b² का मतलब -4 का स्क्वायर तो 16 -4, a का मान क्या है x² का गुणांक क्या है 1 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -33 अपॉन में क्या आ जाएगा 2a यानी 2 × 1 आएगा। अब अच्छा सुनो, उसके बाद यहां पर ये रहेगा 4 प्लस माइनस तो रहेगा ही रहेगा, रूट के अंदर देखो क्या आएगा 16, ये हो गया, बोले हो गया सर, -33 का गुणा 4 में करेंगे तो 132 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 132 और वो इसको कर देगा प्लस, और बटे में नीचे क्या है 2 है, क्या है बटे में नीचे 2। अब देखो जरा उत्तर के रूप में आपको क्या मिलेगा 116 और 132 अगर अंदर देखेंगे तो 148 हो जाएगा, कितना होगा 148। तो इसको मैं डायरेक्ट 148 लिख दूं, तो भाई साहब ये हो गया डायरेक्ट 148। अब 148 को आप और कैसे लिखोगे जरा देखो, 148 अगर लिखा है तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो 4 4 3 12 4 7 28 ऐसे लिख सकते हो। बोले हाँ सर ऐसे लिखा जा सकता है 4 × 37 के रूप में। तो अगर 4 × 37 लिख सकते हो तो 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 2, ये क्या बन जाएगा 2√37। तो इसको हमने क्या लिख दिया, इसको हमने लिख दिया टोटल 2√37, क्या लिख दिया 2√37, 2√37। अब अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं पूरे को, तो 2 से डिवाइड करोगे ये 2 हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा √37। तो भाई साहब उत्तर क्या बन जाएगा 2 ± √37। तो आपका आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको देखना है कि भाई यहां तक आने के बाद सबसे जरूरी चीज थी कि ये जो द्विघात समीकरण देखना, इसमें आप इस विषय में टाइम ना अपना खराब करते कि ये द्विघात समीकरण आप कुछ और सोचने लगते, ये आपको देखी के समझ में आना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि श्रीधराचार्य मेथड के अलावा सॉल्व हो ही नहीं सकता था। क्यों ऐसा होना चाहिए था, इसके 2 रीजन है। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन ऐसे दिए हुए थे तो हमें तुरंत अंदाजा लगा लेना था कि हमें इस अगर द्विघात बनेगा तो उसको हम ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये आपको चीजों को देखना पड़ेगा, जो हल दर्शाया गया वो किसके द्वारा दर्शाया गया, ऑप्शन नंबर पहले के द्वारा। प्लस माइनस लगा था तो आपको ये भी समझना चाहिए कि प्लस माइनस अगर हम देखते हैं तो श्रीधराचार्य मेथड में भी आता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चले भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मान बताना है इसका। क्या कह रहा है, कह रहा है a का मान इतना है, b का मान इतना है, a √3 + b का। ये तो सरल सा दिख रहा है भाई है?
सरल सा दिख रहा है क्या? चलो आओ ए वाले पे आते हैं। तो ए का मान कितना दिया है? ए का मान दिया है 28 माइनस में 5√12। बहुत ध्यान से सुनना। और √12 को आप 4 गुणे 3 लिख ही सकते हो, ये बात आपको पता होगी। तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे? 10√3। क्या लिख लेंगे? 10√3। आप समझ पाए ना कि हमने 28 माइनस 5√12 को 28 माइनस 10√3 कैसे लिख लिया? वेरी गुड, अरे वाह। अब b की वैल्यू क्या लिखी है वो देख लीजिए। b का मान लिखा है 2 + √3। इसमें चेंज करने जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये 2 + √3 बना रहेगा। अब आपके पास है a√3 + b, इसका मान आपको बताना है। तो ये a√3 + b का आपको मान बताना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, a√3 + b। कुछ बच्चों के आंसर आ भी गए होंगे अब तक, लेकिन कुछ के नहीं भी आए होंगे। तो a का मान क्या है भाई? a का मान है 28 माइनस 10√3, ये a का मान है। और इसमें आगे किसका गुणा करना है? √3 का। भाई √3 का गुणा हो जाएगा। फिर प्लस b लिखा है, तो प्लस b की जगह क्या लिख देंगे? 2 + √3 लिख देंगे, है ना। बस गुणा करेंगे, गेम खत्म कर देंगे। √3 का अंदर गुणा करेंगे तो ये 28√3 हो जाएगा। √3 का यहां गुणा करोगे तो 30 हो जाएगा। और ये क्या लिखा है? 2 + √3 लिखा है। लिखा है? बोलो हाँ सर। तो 28√3 और √3 मिलकर क्या हो जाएगा? 29√3। तो ये हो गया 29√3। और माइनस के 30 में से प्लस का 2 घटाओगे तो माइनस का 28 हो गया। और यही आपका उत्तर बन जाएगा 29√3 माइनस 28। कहाँ लिखा है? ये लिखा है भाई 29√3 माइनस का 28, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? 29√3 माइनस का 28। ये इस प्रकार से सवाल करना था। और ये तो सरल था, मैं इसको बोलूँगा, अपने ही शब्दों में बोलूँगा कि भाई ये सवाल सरल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं थी। मतलब था जरूर ग्रुप 2022 का, लेकिन सरल है, बहुत कठिन नहीं था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगले पर आ जाते हैं। एक समीकरण दिया है, इस समीकरण का मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो k का मान क्या होगा? अच्छा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है, जैसे अगर x लिखा है तो x का व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो 1/x हो जाएगा, ये व्युत्क्रम होता है। ठीक, अच्छा चलो आते हैं सवाल पर। कह रहा है इसके मूल जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो अगर मैं बोल देता हूं कि इसका एक मूल अल्फा होता, एक मूल बीटा होता, लेकिन दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो बीटा का मान हम क्या मान लेते हैं? 1/अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बीटा की वैल्यू 1/अल्फा। जो दूसरा मूल्य है बीटा, ये पहले वाले का व्युत्क्रम है, तो इसको हमने 1/अल्फा मान लिया। बोले हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे आप सभी को पता होगा कि मूलों का जो योग होता है, किसका? मूलों का जो योग होता है वो क्या होता है? कल की क्लास में रिवीजन वाले सेक्शन में आपको बताया था, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आपको कैसे मिलेगा? अल्फा तो अल्फा है ही, बीटा क्या है? 1/अल्फा है। बीटा क्या है? 1/अल्फा है। ठीक है, अब अगर हम मूलों का योग यहाँ से निकालते हैं, तो ये कल आपको बताया था कि माइनस का b/a होता है। क्या होता है? माइनस का b/a होता है। अब देखो जरा यहाँ से अगर देखें तो क्या मिलेगा? माइनस b क्या है? b का मान है माइनस का 13, x का गुणांक b होता है ना b, और माइनस पहले लगा था तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 13 k हो जाएगा, बटे में a का मान क्या है? k+1 है। ये a का मान हो गया k+1। ये किसकी वैल्यू आ गई? आ गई अल्फा प्लस 1/अल्फा की वैल्यू। ठीक, दूसरे पर आते हैं। देखो क्या होता है कि मूलों का जो गुणनफल होता है, सभी बच्चों को बताया था कल भी मैंने, है ना। मूलों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? वो होता है अल्फा इंटू बीटा, और इसका मान होता है c/a के बराबर। अच्छा, अल्फा तो अल्फा है ही, लेकिन बीटा भी क्या है? बीटा भी 1/अल्फा है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो मूलों का गुणनफल होगा ये 1 होगा। अब ये c/a के बराबर है। c कितना दिखाई दे रहा? 7 माइनस 2k के। और a कितना है? a है k+1। a कितना है? k+1। तो क्या हम अकेले यहां से k का मान निकाल सकते हैं? देखो जरा कि इसका इधर गुणा कर लेंगे तो k+1 हो जाएगा। बराबर में क्या है अपने पास? 7 माइनस का 2k। ये 2k इधर आ जाएगा तो प्लस का 3k हो जाएगा, और 7 में से 1 माइनस होकर 6 बचेगा, और k का मान आपके पास प्लस में 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? k का मान प्लस में 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ अगर k का मान निकालना था तो उसके लिए मूलों का जो योग है इसकी कोई जरूरत थी ही नहीं।
तो आप खामखा इस बात को लिखिएगा नहीं, क्योंकि सवाल में कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज हम लिखते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ पाती। ये बात आप कैसे ध्यान से समझोगे, ये समझना कैसे कि सर हमें इसे नहीं लिखना था, अपना काम इसी में हो जाता है, ये जरूरी पॉइंट है। देखो अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि 7 - 2k और k अपॉन में k+1, अगर ये 1 के बराबर है, क्यों, क्योंकि मूलों का गुणनफल 1 बन रहा है, तो यहीं से हम k का मान तो निकाल ही सकते थे ना, तो इसको लिखने की हमें आवश्यकता थी ही नहीं। हमारा k का मान सिर्फ इस हिस्से से निकल के आ सकता था, और वो कितना आया है, +2 आया है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ग्रुप डी 2022 इवनिंग शिफ्ट। मस्त क्वेश्चन है ना, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला सवाल, हालांकि पीडीएफ तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, ठीक। x का मान ये दिया है, y का मान ये दिया है, x - y का मान पूछ रहा है। चलो देखो जरा, तो सबसे पहले ये सवाल आपको सिखाएगा कि वर्गमूल कैसे लेना होता है। जैसे x का मान क्या दिया था, x का मान दिया है 13 प्लस, देखो ध्यान से, 13 + 2√40। अब अगर ऐसी संख्या का हमको वर्गमूल लेना है, यानी कि x का मान यहाँ पर वर्गमूल के रूप में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई। आपने ये पढ़ रखा है कि हमारे पास अगर वर्गमूल लिया जाता है तो दो तरीके बनते हैं, एक बनता है a + b का होल स्क्वायर, एक बनता है a - b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab रहेगा, और a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab रहेगा। अच्छा तो सर अब हमें इन दोनों में किसको चुनना है भाई, इन दोनों में आप उसी को चुनोगे जिसका साइन, जिसका चिन्ह इसके साथ मैच कर जाए। तो इसका चिन्ह तो प्लस का है, तो प्लस वाले को चुनना है, इसको चुनना है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि इस हिस्से को हमें ऐसे लिखना है, ऐसे बनाना है। तो कैसे बनेगा जरा सुनना ध्यान से भाई। 13 में तो अभी कोई गेस मिल नहीं रहा था, तो हमने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन गेस यहाँ पे मिल रहा है कि इसको हम 2ab की फॉर्म में बना ले रहे हैं, तो 2 तो मिल गया। अब इसको अगर हम ab की फॉर्म में लिखे तो √8 × √5 लिख सकते हैं। बोले हाँ सर ये लिख सकते हैं। तो अब हम पहले इसको चेक करते हैं कि √8 × √5 से हमारा ये हिस्सा सेटिस्फाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देखो जरा, यानी कि 40 के दो ऐसे टुकड़े करने थे जिसका गुणनफल तो आपको 40 मिल जाए। अब जैसे 40 तो 10 × 4 भी होता है, 20 × 2 भी होता है, लेकिन उसका योगफल भी आपको 13 मिलना चाहिए। तो वो 8 और 5 ही से मिल सकता है, यानी सेटिस्फाइड वैल्यू कर गई। तो अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रूट के अंदर, ये लिखा है √8 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 × √8 × √5, ये लिखा है। तो x बराबर क्या बन जाएगा, अगर इसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये बन जाएगा √8 + √5 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इसको खत्म कर देगा, यानी x का मान सिर्फ क्या आ जाएगा, √8 + √5 आ जाएगा x का मान। ये वैल्यू आ गई x की। भैया बात समझो, ये किसका मान आ गया, x का। इसी तरीके से हम y का मान निकालेंगे। देखिए y का मान कैसे निकलेगा, सुनिएगा ध्यान से। यहां पर आते हैं, हम y का मान निकालते हैं। y बराबर क्या लिखा था, y बराबर लिखा था आपके पास रूट के अंदर 13 - 2√40। अच्छा 13 - 2√40 है बस, 13 - 2√40। तो यहाँ पर साइन माइनस का है तो इसका यूज होगा। अब इसका यूज होने का मतलब सिर्फ यही हिस्सा चेंज होगा कि अगर ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा बस। तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा √8 - √5। बस काम खत्म हो जाएगा। अब पूछ रहा था x - y क्या होगा, तो चलो x - y यहाँ पर लिखा लो कि x - y, x का मान अपने पास क्या है, √8 + √5, और माइनस जब लगाओगे तो जो यहाँ प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो √8 से ये कैंसिल हो जाएगा, √5 + √5 मिलकर क्या हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा, 2√5। और फिर यही आपका उत्तर हो जाएगा किसके लिए कि x - y का मान क्या हो रहा है, 2√5, 2√5। तो पॉइंट बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको ये जानना जरूरी है कि चीजें की कैसे जाएंगी। ठीक है भाई, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो। वाह, कहता है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल। सबसे पहले ध्यान से देखना, क्रमागत विषम
संख्याओं का गुणनफल 1155 है। अच्छा ठीक है। पद को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। अच्छा, इसी को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक है। यदि x दो संख्याओं में से छोटी संख्या हो तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि 1155 किन दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल होता है। सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो हमें जैसा कि दिख रहा है कि संख्या 11 से कट सकती है, तो मैंने इसको कहा कि ये 11 गुणे 11 एकम 11, 11 पंचे 105 लिखा जा सकता है। ठीक। और 105 को हम और क्या लिख सकते हैं? 105 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 35। तो अब हमें ये पता चल गया कि अगर मैं 11 गुणे 3 कर लूंगा तो 33 हो जाएगा, और 33 गुणे 35 यानी कि ये दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल लिखा है 1155। अब इससे हमको क्या क्या बनाना है कि एक द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है, और उसमें x की छोटी वैल्यू को लेकर बनाना है, यानी x का छोटा मान लेना है। तो x का छोटा मान 35 तो नहीं है, क्या है? 33 है, यानी x बराबर 33 से हमको लेकर काम करना है, और क्या बनाना है? एक द्विघात। तो हमारे पास ऑप्शन तो दिए है ना द्विघात के लिए, तो x बराबर 33 का मतलब क्या होगा कि उस द्विघात समीकरण को क्या करेगा? सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? बोले हाँ सर, करना तो चाहिए सेटिस्फाई। ठीक है, सेटिस्फाई करा के देखते हैं, जिससे आंसर मिल जाएगा वो काम हो जाएगा। सुनो, देखो हम किस ऑप्शन को उठाएंगे? क्या मैं पहले ऑप्शन को उठा सकता हूं? बोले सर बिल्कुल नहीं उठा सकते हैं। क्यों नहीं उठा सकते? ये 1155 माइनस का है, माइनस का 2x है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो कभी भी x स्क्वायर यानी 33 के स्क्वायर को निगलेक्ट नहीं कर पाएगा। किसके स्क्वायर को निगलेक्ट नहीं कर पाएगा? 33 के स्क्वायर को। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि 33 का जो वर्ग होता है, पहले तो ये समझ लो कि 33 का वर्ग क्या होता है। 33 50 से 17 कम है, इसमें 17 ही और कम कर देंगे तो बचेगा 16। 16 का आधा होता है 8। बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। और 17 कम था तो 289 यानी कि 1089 होता है 33 का वर्ग, 1089। तो 1155 और 1089 ये तो वैसे ही बड़ा हो जा रहा है, ये और इसके साथ ये माइनस वाला रहेगा, तो निश्चित तौर पर ये तो अपने पास आंसर से बनने से रहा। इसका मतलब भाई साहब ये है, एक बहुत बड़ी चीज समझ में आ गई यहां से कि आपके लिए जवाब भी आपको मिल गया। क्या हो गया जवाब ये हो गया, ध्यान से सुनना, कि हमारे पास पहले दोनों पद पॉजिटिव होने चाहिए और ये वाला पद नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि तभी हम इसको बराबर कर पाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई 33 का वर्ग है आपके पास 1089 और ये संख्या 1155 है माइनस की, तो इसका मतलब 1089 में कुछ जोड़ना पड़ेगा जिससे हम कहां तक पहुंच पाए? 1155। और कितना जोड़ना पड़ेगा? 55 11 66 जोड़ना पड़ेगा। अब आप ये देख लो कि 66 प्लस का आपको कहां से मिलेगा? इससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, यानी कि पहले दोनों पद अपने पास पॉजिटिव होने चाहिए और ये नेगेटिव, यानी आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको अभी भी कोई संदेह है तो आप x बराबर 33 की जो वैल्यू है ये ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1155 में रखकर सेटिस्फाई करा लीजिए, ये बराबर में आपको 0 ही देगा। तो ये चीज जानते हो, हर बार करके थोड़ी ना करनी होगी कि आप एक एक ऑप्शन में वैल्यू रख रहे हो, फिर वैल्यू रखने के बाद आप ऑप्शन का आंसर बता पा रहे हैं। नहीं सर, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे मैं सोचता हूं ना, वही मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं कि मैं मेरे दिमाग में सवालों को देखकर या अंकों को देखकर क्या गणित चलने लगती है, वही मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि आप इसको ऐसे करिए, तो ये आपके लिए फायदा भी करेगी और बढ़िया काम भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल कि x प्लस 1/x 4 दिया है और इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो सर हमें जरूरत अगर इस वैल्यू की है तो इस वैल्यू की जरूरत को पूरा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इसमें ये बनाना पड़ेगा, x प्लस 1/x। भाई जब प्यास लगती है, कहते हैं ना प्यासा कुएं के पास जाता है, तो यहाँ पे प्यासा कौन है? यहाँ पे प्यासा ये है, क्योंकि इसको अपना मान निकलवाना है, ये कुआं है, तो प्यासे को कुएं के हिसाब से बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम प्यासे को कुएं के हिसाब से बदलते हैं। प्यासा क्या है? प्यासा है 4x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में क्या दिया हुआ है? 9x स्क्वायर प्लस 10x, 9x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस में 9 दिया हुआ है।
तो अब इस प्यासे को कुएं के हिसाब से बदलने का प्रयास करते हैं, और कुआं हमारे पास क्या लिखता है, कुआं हमारे पास लिखता है, कहता है सर कि x प्लस 1/x का मान जो है वो 4 दिया है। बोले ठीक है, ये दिया। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऊपर की संख्या में से, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ऊपर में से 4x कॉमन ले लूं, 4x कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, प्लस में 1/x आ जाएगा। आ जाएगा? बोले हाँ सर आ जाएगा। अच्छा, नीचे अगर हम देखें तो अगर पहले हम x कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, बल्कि x क्या, इन दोनों में से x कॉमन, 9x कॉमन ले लो। शुरुआत में x कॉमन लो पहले, तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 9x, यहाँ क्या बचेगा 10, यहाँ क्या बचेगा 9/x बचेगा। बोले हाँ सर बचेगा। देखना जरा ध्यान से, थोड़ी सी जो काटा पीटी है ना उसको निपटा लो कि x से x का काम खत्म हो गया। अब इन दोनों में से 9x और 9/x में से कुछ कॉमन हो सकता है। बोले हाँ सर 10 कॉमन हो सकता है, मैंने 9 कॉमन हो सकता है। ऊपर 4 गुणे x प्लस 1/x मतलब 4, ऊपर तो 16 आ गया। अब अगर ऊपर 16 आया है तो कौन सा आंसर हो सकता है हमारे पास, इस सारे आंसर हो सकते हैं क्योंकि 8 के मल्टीपल में। अब देखो अगर यहां से हमने 9 कॉमन ले लिया तो ये अपने पास आ गया x प्लस 1/x, और प्लस में जो 10 था वो एज इट इज लिख देते हैं। ऊपर क्या दिख रहा है भाई, प्यासे को कुएं के हिसाब से बदल ले रहे हैं। 4 चौको 16, नीचे क्या है 4 मान है इसका, 9 चौको 36 और 10 46। तो ऊपर अगर हम 2 से काटेंगे तो 8 मिलेगा, नीचे 2 से काटेंगे तो 23 मिलेगा। क्या मिलेगा 23। तो आंसर आपका क्या मिल जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 8/23, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कोई कठिन नहीं था, और मुझे ये पता है कि सब आप लोग कर भी लिए होंगे, लेकिन कई बार होता क्या है कि कुछ बच्चों में थोड़े से कंफ्यूजन के कारण आते हुए सवाल क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। तो भाई मुझे तो सबको देखकर चलना है, तो मैं आपको वो चीजें भी बताऊंगा, समझाऊंगा और एक एक स्टेप भी करके दिखाऊंगा, ताकि बहुत आसानी से आप चीजों को स्मूथ समझ पाए, कर पाए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक समीकरण है, इसके मूलों का अनुपात आपके पास 1 और 2 दिया है। ये लेवल 3 का क्वेश्चन है आपके सामने। तो a का मान पूछ रहा है, देखो ध्यान से समझिएगा। हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है वो समीकरण क्या है, हमारे पास जो द्विघात समीकरण है वो है 2x² माइनस का 3x प्लस का a, माइनस का 3x प्लस का a है, बराबर में 0 दिया है। ये समीकरण दिया है। अब इसके दो मूल है जो कि 1 और 2 के अनुपात में है। तो भाई मैं क्या बोलता हूं कि वैसे नॉर्मली मूल क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, है ना। तो मैं क्या बोलता हूं कि अगर ये मूल 1 और 2 के अनुपात में है तो इसको अल्फा कर लेते हैं, इसको 2 अल्फा कर लेते हैं। देखो रेशियो 1 और 2 का मिल जाएगा। बोले हाँ सर 1 और 2 का रेशियो मिल गया रेशियो, तो सवाल खत्म हो गया है। कैसे, जरा देखिए। मूलों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा। ये क्या होता है, मूलों का योगफल होता है माइनस का b/a। तो माइनस b क्या लिखा हुआ है, -3। a क्या है, x² का गुणांक यानी कि 2, यानी ये हो गया माइनस का 3/2 प्लस का 3/2। और यहां देखोगे तो यहां आपको मिल रहा है कि 3 अल्फा बराबर में 3/2। 3 से 3 का काम खत्म, अल्फा का मान जो होगा वो 1/2 आ गया, यानी एक मूल आपके पास अल्फा आ गया 1/2। लेकिन इस अल्फा की जरूरत ही नहीं थी, आपको a की जरूरत थी। ध्यान से सुनिएगा, किसकी जरूरत है, a की जरूरत है। आइए दूसरा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू 2 अल्फा। ये क्या होता है, ये होता है c/a। c क्या है, a, ये क्या है 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 अल्फा स्क्वायर बराबर में a/2। अब यहां पर अल्फा का काम आपको समझ में आएगा कि अल्फा की जो वैल्यू निकालनी है वो यहां रख देंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2। स्क्वायर करोगे 1/4 बराबर में 1/2। 2 दूनी 4, 2 से 2 कट जाएगा, a का मान क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। और ये आपका आंसर हो जाएगा कि a = 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, डी। कई बच्चों के अलग आ सकते हैं मुझे पता है, लेकिन सही जवाब और सही तरीका भाई सवाल को करने का यही है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखिए अगले प्रश्न पर। यदि 1/5√2 - 7 इसकी वैल्यू है तो, अरे ये तो सवाल देखते ही हो जाएगा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ये तो मतलब ए और बी के मान पूछ रहा था। बहुत सिंपल है, इसलिए सिंपल है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ परिमेयकरण करना था।
1/5√2 -7 लिखा हुआ है, और ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू है a√2 प्लस बी के बराबर, a√2 प्लस बी के बराबर। अब अगर ये a√2 प्लस बी के बराबर है भाई, तो क्या करते हैं कि यहाँ माइनस का परिमेयकरण कर लेते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 5√2 प्लस 7 का गुणा होगा या नहीं होगा? और नीचे देखिए ये 5√2 - 7 तो लिखा ही था, और इसी के साथ में हम 5√2 प्लस 7 का गुणा कर लेते हैं, यही तो होता है परिमेयकरण। और ये किसके बराबर है? a√2 प्लस बी के बराबर है। यही क्लियर है? बोलो हाँ या ना, यस और नो। बोले हाँ सर क्लियर है। तो अब देखो भाई, ये बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 5√2 का स्क्वायर तो होगा आपके पास 50, और 7 स्क्वायर मतलब 49, तो 50 में से 49 घटा दोगे, एक बचेगा, यानी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5√2 प्लस 7/1। अब 1 लिखो नीचे की तरफ या ना लिखो, बात वही रहेगी। और ये किसके बराबर है? a√2 प्लस बी के। तो √2 से √2 का काम खत्म, a का मान 5 के बराबर आ जाएगा, b का मान 7 के बराबर। तो a बराबर 5 और b बराबर 7, ये आपके आंसर हो जाएंगे। a बराबर 5, b बराबर 7, करेक्ट हो गया आंसर। क्या कहते हो? क्लियर है? एकदम स्पष्ट। चलिए क्वेश्चन संख्या अगले पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, a वैल्यू ये दी है, b की ये दी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? अब जरा सुनिए, इसमें रिवीजन का एक हिस्सा मैं आपको बताता हूं, और वही इसकी शॉर्ट ट्रिक होने वाली है। रिवीजन भी होगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होगी। रिवीजन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, सुनिए ध्यान से। जैसे आपके पास एक संख्या लिखी होती, एक ये करणी लिखी होती कि √a प्लस √b अपॉन में √a माइनस √b। बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर से आपको रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ। और y बराबर लिखा होता √a माइनस √b अपॉन में √a प्लस √b, ये लिखा होता ऐसे। और मैं आपको बोलता कि यहाँ पर a और b जो है, a और b के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस होता 2 का। कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे कि a और b के बीच का डिफरेंस 2 का हो जाए, तो आपसे कभी अगर ये पूछा जाए कि a स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, सुनिए ध्यान से, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, तो आप a प्लस b को जोड़कर वर्ग करिए और 2 घटा दीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसकी याद रख लीजिएगा, मैं बार बार बोलूंगा नहीं फिर। और कभी आपसे अगर ये पूछे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर ही x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा। बात समझ पाए? सेम प्रोसेस यहां पर भी है, यही इसका रिवीजन भी है और यही इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। यही रिवीजन भी है और यही क्या है? शॉर्ट ट्रिक भी है। तो आपको बहुत ध्यान से इस चीजों को समझना है, ठीक है? देखो जरा, अब जो सवाल आपके पास यहां दिया था वो ये दिया था कि a का जो मान है वो √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 है, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 है, और जो b का मान दिया है वो है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 है। सुनिएगा ध्यान से। अब यहां पर आप देखो, अंदर लिखी जो संख्याएं हैं 3 और 1, इसके बीच का जो अंतर है वो किसके बराबर है? इसके बीच का अंतर है 2 के बराबर, करेक्ट है? और ये अंतर अगर 2 के बराबर है, तो आपसे जो मान पूछा जा रहा है वो मान पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनो, वो मान पूछा जा रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 का। यानी आपको यहाँ जरूरत पड़ रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ से क्या आएगा भाई? सिंपल सी बात है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान अभी मैंने आपको बताया था क्या होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे कि 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 के बराबर। तो 3 प्लस 1 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 यानी कि ये 14 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 14 आ गया और उसमें अगर आप 4 और घटा दोगे तो पूरा जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। मतलब ये चीज अगर आपको याद है तो आपके आंसर सेकंड में आ जाएंगे और बिना पेन लगाए आ जाएंगे, वर्बल ही आप इसको आसानी से निपटा सकते हो।
ये घातांक और करणी है जो कि अलजेब्रा का एक पार्ट होता है। इसमें आपको बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप बड़े आराम से इसको डील करते हुए चले जाएंगे और बड़ी स्मूथली आपका आंसर आ जाएगा। उसके लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए थी, जो कि जरूरी थी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए क्या मान्य है। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, परफेक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है और परफेक्ट भी है। क्योंकि यहाँ ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, अगर आपको कंप्लीट डेटा की जानकारी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, या आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वर आस्क्ड इन अ एनटीपीसी एग्जाम। क्या मतलब है जरा देखना ध्यान से। a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के कह रहा है। ध्यान से सुनिएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये दोनों हिस्से कब बराबर हो सकते हैं, ये दोनों हिस्से तो तभी बराबर हो सकते हैं, बात ध्यान से सुनना, ये दोनों हिस्से तभी बराबर हो सकते हैं जब ये वाला पार्ट जो है 2ab का, इसको हमें नेग्लेक्ट करना पड़े, या फिर इसको यूं कह सकते हैं कि ये 0 करना पड़े, तभी बराबर हो सकता है। तो अगर हम 2ab को 0 करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम 2ab का मान 0 करते हैं तो ये कांस्टेंट वैल्यू तो खत्म ही हो जाएगी कि ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ab का मान 0 होना चाहिए, a गुणे b का मान 0 होना चाहिए। अब a गुणे b का मान 0 कब हो सकता है, सुनिए, अगर a का मान लो a लिखा हो या a आ जाए और b का मान 0 आ जाए, तब भी ये 0 हो जाएगा, या a का मान 0 हो और b की जगह b लिखा हो, तब भी ये 0 हो जाएगा। तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी क्या हो बनी, पॉसिबिलिटी तो ये बन रही है ना कि a और b के जो मानों की पॉसिबिलिटी बन रही है, वो क्या बन रही है कि a का जो मान हो सकता है वो क्या हो सकता है, 0 या b तक कुछ भी जा सकता है। मतलब अगर संभावना देखो तो ये 0 या b की बन जाएगी, या फिर a या 0 की बन जाएगी। तो b की जगह कोई भी मान हो, मतलब दुनिया का कोई भी मान हो, जरूरी नहीं b की जगह 1 2 3 4 5 अनंत तक कोई भी संख्या हो b की जगह, और 0 का गुणा करोगे तो 0 ही हो जाएगा। और a की जगह अगर दुनिया की कोई भी संख्या हो, 1 2 3 4 5 6 -2 3 4 5, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी संख्या, और 0 का गुणा करेंगे तो वो तो 0 जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां पर a और b के लिए, b के अनंत संभावनाएं पॉसिबल हैं। क्या है, अनंत संभावनाएं संभव हैं, अनंत संभावना पॉसिबल है। तो आपके लिए आंसर क्या होगा, ए बी की सीमित संख्या के लिए सत्य हो सकता है, नहीं है भाई, सीमित संख्या नहीं, अनंत संख्या के लिए सत्य होगा। सत्य नहीं होगा ऐसा भी नहीं, अनंत संख्या के लिए ही सत्य होगा। वास्तव में एक युग्म के लिए नहीं, केवल एक युग्म के लिए नहीं, बहुत सारे युग्मों के लिए ए और बी की अनंत संख्या के लिए सत्य होगा, ए और बी की अनंत संख्या के लिए सत्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। और ये बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत गजब का क्वेश्चन है। और जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको छोटा सा भी कॉन्सेप्ट अगर मिस होता है यानी नहीं आता है, तो आप ऐसे प्रश्नों को कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके लिए डिटेल नॉलेज होनी जरूरी है। और इसीलिए टीचर्स ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन बहुत शानदार लगा, और 21 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो मैंने आपके लिए रख लिया। ठीक है, देखो अगला प्रश्न। वाह जी वाह, ये सवाल है। किस पर सवाल है, घातांक करणी का सवाल है, अलजेब्रा में इंक्लूड है, और ये साधारण सा परिमेयकरण पर है। तो थोड़ा सा डायरेक्ट परिमेयकरण लगा लें। क्या लगा लें कि भाई परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √5 माइनस √2, एक ब्रैकेट में बना ही रहेगा। और जो गुणा हुआ होगा वो किसका होगा, √5 प्लस √2 का हुआ होगा। बोले हाँ सर हुआ तो होगा। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है a प्लस बी √10 के, a प्लस बी √10 के। बोलो ठीक है, हाँ ठीक है। होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, 5 और 2 7 प्लस 2 √10, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, यानी 5 में से 2 घटाओगे तो 3 बचेगा, और बराबर है a प्लस बी √10 के। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 7/3 प्लस 2/3 √10,
और अगर ये है a प्लस बी रूट 10 के बराबर, तो भाई साहब a का मान क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे a का मान सर जी आ जाएगा 7/3 तुलना करने पर, और b का मान क्या आ जाएगा? b का मान आ जाएगा 2/3 रूट 10 से रूट 10 खत्म हो जाएगा। तो a का मान 7/3 और b का मान 2/3, डी ऑप्शन पर, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बस बात खत्म। क्या बोलती पब्लिक? ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखिए अगले प्रश्न को आते हैं। अरे वाह, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, कितना शानदार क्वेश्चन है। देखो जरा, इसका गुणनफल पूछ रहा था, तो इसका गुणनफल कैसे लिखेंगे भाई? x प्लस 1 है तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा? x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में क्या मिलेगा? x प्लस 1। बोलो हाँ या ना? मिलेगा। पहला ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में आते हैं। x प्लस 2 का इसमें गुणा होगा, माइनस 1 होगा, तो x प्लस 2 माइनस 1, नीचे क्या मिलेगा? x प्लस 2 मिलेगा, मिलेगा ना x प्लस 2। ठीक है, तीसरे में आते हैं। x प्लस 3 का गुणा यहां होगा, माइनस 1 होगा, x प्लस 3 माइनस 1, नीचे क्या आएगा? x प्लस 3 डैश 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 डैश। यहां पर 2x का गुणा होगा, माइनस 1, तो ये हो जाएगा लास्ट वाला 2x माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में 2x आ जाएगा। ध्यान से सुनना और समझते हुए चलना। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ -1 + 1 खत्म हो जाएगा, ये आएगा x अपॉन x प्लस 1। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। इसमें सॉल्व करेंगे -1 हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा x + 1 अपॉन x प्लस 2, x + 1 अपॉन x प्लस 2। देखो ऊपर और नीचे 1 का गैप है, फिर यहाँ ऊपर नीचे 1 का गैप है, फिर ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर x प्लस 2 आएगा, अपॉन में x प्लस 3 है, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर की संख्या से हमेशा एक बड़ी चल रही है। लास्ट वाला क्या आएगा? लास्ट वाला है 2x माइनस 1 अपॉन में 2x है। अच्छा, अगर मैं इस लास्ट वाले से पहले वाली संख्या लिखना चाहूँ तो लास्ट से पहले की संख्या अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा? ऊपर वाली संख्या हमेशा 1 से बड़ी है, तो अगर मैं देखूं कि ऊपर वाली संख्या क्या हो सकती है, ऊपर वाली संख्या हमेशा नीचे वाली संख्या से 1 कम है। क्या है? कम। और देखो अगर यहाँ x प्लस 2 लिखा है तो यहाँ x प्लस 2 आएगा, यहाँ x प्लस 3 तो x प्लस 3, x प्लस 4 तो x प्लस 4। तो ऐसे ही ये 2x माइनस 1 यहाँ आया होगा, 2x माइनस 1 यहाँ आया होगा, और ऊपर वाली इसकी जो संख्या होगी वो इससे 1 कम होगी, तो 1 कम होगी तो 2x माइनस 2 रही होगी। इस तरीके से चल रहा होगा। तो आप देखो कि हर बार नीचे से ऊपर का एक टर्म जो है वो खत्म हो रहा है, इससे ये खत्म हो जाएगा और इसके पहले वाले पद से ये खत्म हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा? x सबसे ऊपर, और यहाँ क्या बचेगा? 2x। तो x अपॉन 2x में x भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? 1/2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ क्या? 1/2 इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते थे कि यहाँ पर x की कोई वैल्यू पुट कर लेते और वैल्यू पुट करके भी आप आंसर बना सकते थे अपना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने से डिस्टरबेंस ये होती है कि कई बार कई ऑप्शन एक जैसे मिल जाते हैं। तो जब ऑप्शन एक जैसे मिल जाते हैं तो फिर हमें x की दूसरी वैल्यू को पुट करके देखना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा टाइम खाता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ कर लेंगे ना तो वो समय भी कम खाएगा, और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो निश्चित समय से पहले आपका आंसर भी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। वाह जी वाह, ये भी एक शानदार क्वेश्चन है भाई, क्या बात है। अनुराग दीक्षित बहुत सही सही क्वेश्चन चुन रहे हो। देखो क्या लिखा है, x² बराबर क्या है? y प्लस जेड। ध्यान से सुनिएगा, y प्लस जेड। ठीक, उसके बाद y² बराबर क्या है? y² बराबर है z प्लस एक्स। ठीक, और उसके बाद z² बराबर क्या है? z² बराबर है x प्लस वाई। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। और जो वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो वैल्यू पूछ रहा है कि 1/x प्लस 1, 1/y प्लस 1, 1/z प्लस 1। दो तरीके होते हैं। इसका पहला तरीका तो ये है कि आप x, y, z की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, आंसर बना लो। जैसे x, y की वैल्यू z पुट कर लो, y की और z की वैल्यू 2 पुट कर लो, तो इसकी भी 2 हो जाएगी। ये सब संतुष्ट होते रहेंगे। मैं ये कह रहा था
कि अगर आप यहाँ पर पहला तरीका वैल्यू पुटिंग का लगाएं तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान आप 2 पुट कर लीजिए, तो ये सब बराबर होते हुए चलेंगे, आप यहाँ पर रखेंगे, आपका आंसर 1 आ जाएगा। अगर मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो ये हिस्सा सेटिस्फाई हो जाएगा, ये हिस्सा सेटिस्फाई होगा, ये हिस्सा भी सेटिस्फाई होगा। तो अगर मैं 2 वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो ये 1/3 हो जाएगा, 2 + 1 3। यहाँ पे y का मान 2 रखेंगे तो 1/3, और यहाँ पर अगर z का मान भी 2 रख लिया तो 1/3। तो 1/3 1/3 यानी ये आपको सॉल्व करके आंसर दे देगा 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वैल्यू पुटिंग से प्रॉब्लम होती है, उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि सर हम क्या वैल्यू रखें। तो उनके लिए देखो दूसरा तरीका, यहाँ पर y प्लस जेड है, x की कमी दिख रही, मैंने x जोड़ दिया, अगर x जोड़ोगे तो यहाँ भी x जोड़ोगे। यहाँ पर z प्लस एक्स है, y की कमी है तो यहाँ y जोड़ देंगे, तो यहाँ पे भी y जोड़ लेंगे, और यहाँ पर z की कमी है तो यहाँ पर z जोड़ दिया तो यहाँ पे भी z जोड़ लेंगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद इस वाले हिस्से से अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x 1 प्लस एक्स बचेगा, 1 प्लस एक्स बराबर में y प्लस जेड प्लस एक्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो 1 प्लस एक्स का मान आपको चाहिए ही था, x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स एक ही बात है, इसका मान चाहिए था, तो x उठा के यहाँ नीचे कर लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में x। सेम कंडीशन से आप 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड का भी मान निकाल लोगे, तो अगर 1 प्लस वाई का मान निकाल लें तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन वाई। और सेम कंडीशन से अगर 1 प्लस जेड का मान निकालोगे तो वो भी हो जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड। ये वैल्यूज आ गई। अब 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये पलट कर ऊपर जाएंगे। ऊपर क्या बन जाएगा, जाके ध्यान से समझना, ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा यहाँ से जब लिखोगे तो हो जाएगा x अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर हो जाएगा z अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मैं आपको दोनों ही तरीकों से करके दिखा दे रहा हूँ। अब अगर x प्लस वाई प्लस जेड नीचे से एलसीएम आ गया, ऊपर भी क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड ही तो बचेगा, और जब जगह दोनों जगह वही हो गया तो ये कैंसिल होकर आपके पास क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए। कई जगह आप वैल्यू पुट करके बड़ी आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हो, लेकिन किसी बच्चे को अगर वैल्यू पुट करना नहीं आ रहा है तो बाई बेसिक वो जा सकता है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा आपका समय लगेगा, और ये तभी हो पाएगा जब आपका अलजेब्रा में पकड़ बड़ी ज़बरदस्त हो। और मैंने पेड कोर्सेस में इन सब चीज़ों पर इतना काम कर रखा है, इतना काम कर रखा है कि आप विश्वास नहीं मानेंगे कि ये सब चीज़ें आप देख के हवा में उड़ाएंगे। नेक्स्ट, ऐसा सवाल अभी आप करके देख चुके हो, मैंने आपको बताया था कुआं और प्यासा। तो आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन ये रहेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दोगे। सरल है तो शायद दे लो, कठिन होता तो कोई प्रयास भी नहीं करेगा। ठीक, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होमवर्क के साथ ही था, तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में क्लास को पूरा देखने के बाद आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और क्लास का जो फीडबैक है कि क्लास आपको कैसी लगती है, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, और मेरे विषय में पर्सनल अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, ताकि मैं ये जान तो सकूं कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ, वो आपको ठीक लग रहा है। ठीक है, चलिए कल फिर मुलाकात होगी सोमवार को अपने समय 3:30 बजे, जैसे आज भी थी। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।